चलिए आप लोगों का स्वागत है आप लोगों के फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर। एंड हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए सारे क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, मैं क्या करने वाला इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, तो इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और कुछ कुछ क्वेश्चंस जो एक नॉर्मल रेंज के बियॉन्ड है, एक नॉर्मल बच्चों के सॉल्यूशंस के बियॉन्ड है, तो वैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके भी देखते चलेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और हम लोग पूरी की पूरी इन क्लासेस के अंदर क्या बात करने वाले हैं, पास्ट ईयर में आए क्वेश्चन पेपर। और ये जो पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है यूनिवर्सिटी के, एग्जैक्टली आपके सिलेबस ओरिएंटेड नहीं है, बट एमबीए के ही पेपर्स है जो 2015 से लेकर तो 2019 तक के जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पूछे गए क्वेश्चन पेपर है, ये वो है। फिर 2020 से तो आप सभी को पता है 20, 21, 22 कोविड ने ऑनलाइन और क्या बोलते हैं आप लोगों का एमसीक्यूज बेसिस पर पेपर हुए थे, तो तब के क्वेश्चंस तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आफ्टर कोविड ये फर्स्ट टाइम आप लोगों का ऑफलाइन सब्जेक्टिव फॉर्म में ये पेपर हो रहा है। राइट, चलो हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल नंबर पहले 1 की कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड। करेक्ट, चलिए तो पहला जो सवाल आप लोगों के सामने आ रहा है, क्या आ रहा है, जे एल के लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन 31 मार्च 2009। और आप लोगों को क्या दिया हुआ है, आप लोगों को दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल आप लोगों को दिया हुआ है, कितने रुपए का दिया हुआ है, तो 4 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल है। 11.5% के प्रेफरेंस शेयर है 10 लाख रुपए के, तो ये जो 11.5% है ना, यही आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कहलाता है। और ये जो डिबेंचर दिख रहा है आपको, यही आपका कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कहलाता है 10%। बट ये बिफोर टैक्स होगा, याद रखना, ये कौन क्या होगा, बिफोर टैक्स। तो अगर क्वेश्चन में कहीं टैक्स रेट दिया होगा तो 10% में से उतना माइनस कर देंगे तो हमको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आफ्टर टैक्स भी मिल जाएगा। चलिए, तो इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमको मिल गई थी। राइट, इतनी इन्फॉर्मेशन क्या हो चुकी है, हमको मिल चुकी है। फिर उसके बाद आगे द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी सेल्स फॉर ₹20, मतलब आप लोगों को क्या बता रहा है, मार्केट में इक्विटी शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, मतलब मार्केट प्राइस पता चल रहा है, या इसे आप नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हो, किस भाव पर मार्केट में बिक रहा है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल पे द नेक्स्ट ईयर डिविडेंड। और कंपनी नेक्स्ट ईयर डिविडेंड कितना पे करने वाली है, ₹2, मतलब ये आप लोगों को डिविडेंड भी पता चल गया, कंपनी कमिंग ईयर्स में ₹2 का डिविडेंड देने वाली है। और आप लोगों को क्या भी पता चल गया, ग्रोथ रेट पता चल गया कि भाई 5% का ग्रोथ रेट रहेगा फॉर एवर। ठीक है, यानी कि आप लोगों को क्या भी पता चल गया, जी भी पता चल गया, ग्रोथ रेट। और आप लोगों को टैक्स रेट भी पता चल गया, अज्यूम 35% कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब आपको क्या भी पता चल गया, टी कितना 0.35 टैक्स रेट पता चल गया। अब आप लोगों को कैलकुलेट क्या क्या करने बोला है, तो कैलकुलेट करने बोला है WACC निकालो, मतलब कि कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग कैपिटल, मतलब कि इस कैपिटल स्ट्रक्चर पर। और दूसरा बोलता है कंप्यूट द न्यू WACC इफ द कंपनी रेसेस एन एडिशनल ₹20 lakhs। ठीक है, डेट बाय इशूइंग 12% डिबेंचर, दिस वुड रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द एक्सपेक्टेड डिविडेंड। यानी कि आप लोगों को नया WACC निकालना है, उसके लिए कुछ कंडीशन बदली है, नया WACC निकलेगा अगर कंपनी ने एडिशनल कितने लाख रुपए रेस किए, 20 लाख, वो भी किससे, बाय इशूइंग डेप्ट। ठीक है, वो भी 12% वाले डिबेंचर्स, तो ये नया कैपिटल आ जाएगा, पुराना तो रहेगा ही रहेगा, उसमें 20 लाख नया आ जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर इक्विटी की वैल्यू बदल जाएंगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि अब जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है ₹2.40 है, और एंड लीव द ग्रोथ रेट अनचेंज। और बोलता है जो ग्रोथ रेट है वो अनचेंज्ड है, बोलता है मतलब कि सेम रहेगा। बट द प्राइस ऑफ द इक्विटी विल फॉल टू ₹16 पर शेयर। और आप लोगों का वो ₹20 से प्राइस गिरकर अब ₹16 हो गया है, तो यहाँ से आपकी नई कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलेगी। मतलब क्वेश्चन 2 बार सॉल्व करना है आप लोगों ने। करेक्ट, तो कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन पूरा समझने के बाद नाउ अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे सेम क्वेश्चन का अगर हमें सॉल्यूशन करना है तो इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे। राइट, तो चलिए विथ प्रेजेंटेशन हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है, आप लोगों ने क्या कर लेना चाहिए, इसका जैसे सॉल्यूशन करने बैठोगे, सॉल्यूशन
अब आपके पास क्या कैलकुलेशन करना था, WACC, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग क्या दे दोगे, कैलकुलेशन ऑफ WACC। और WACC हमको दो कंडीशंस में निकालनी है, तो हम अभी पहले पहली कंडीशन में निकाल रहे हैं जहां पर हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर रहने वाला है, ठीक है। जहां हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पर निकालने वाला है अपना WACC, करेक्ट। तो कैसे निकालेंगे हम लोग अपना WACC, तो सबसे पहला जो कॉलम रहेगा ये रहेगा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर, ठीक है। पहला कॉलम किस चीज से रिलेटेड रहेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। दूसरा रहेगा अमाउंट से रिलेटेड, दूसरा कॉलम किस चीज से रहेगा बेटा, अमाउंट से रिलेटेड रहेगा। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर एंड अमाउंट के बाद जो अगला कॉलम रहेगा वो रहेगा आपका वेट से रिलेटेड, आपको वेट निकालना होगा। और वेट के बाद फिर आप लोगों को निकालना होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन ध्यान रखना ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आफ्टर टैक्स। हाँ, क्वेश्चन में अगर बोलता है बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स तो फिर दोनों कॉलम बनाने का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स का भी कॉलम बनाने का और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स का भी बनाने का, करेक्ट। चलो, तो ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद अमाउंट, फिर क्या निकालेंगे, वेट, फिर क्या करेंगे, वेट के बाद आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स, ठीक है। उसके अलावा फिर आप लोगों को ये जो वेट निकला था, वेट और किसके साथ मल्टीप्लाइड करना हम लोगों ने, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ। मतलब हमको वेट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल करना है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसी को हम लोग क्या भी बोलते हैं, इसी का एक नाम है वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये आपका लास्ट कॉलम किसके लिए बन जाएगा, WACC के लिए बन जाएगा, करेक्ट। कैपिटल स्ट्रक्चर को, ठीक है, हम लोग चाहे तो पर्टिकुलर के नाम से भी लिख सकते हैं। इस कॉलम को अगर लिखने जाओ तो पर्टिकुलर के नाम से भी लिखा जा सकता है। अमाउंट के कॉलम को आप रुपीस इस पर्टिकुलर सिंबल से डिनोट कर सकते हो। वेट वाले कॉलम को आप W से, और ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इसको K से, ठीक है। और ये वाले कॉलम को WACC से, ये डिनोटिंग वर्ड से आप डिनोट कर सकते हो, करेक्ट। और इसके पहले भी आप एक और कॉलम बना सकते हो जिसको हम नाम देंगे सीरियल नंबर। तो देखिए, अगर मैं एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, 11.5% वाले प्रेफरेंस शेयर और 10% वाले डिबेंचर, राइट। तो ये तीनों हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। क्या क्या था हमारे पास, पहला तो इक्विटी शेयर कैपिटल था, करेक्ट। दूसरा था हमारे पास 11.5% के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और तीसरा था हमारे पास 10% के डिबेंचर, तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 3 अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर अवेलेबल है। अच्छा, इसके अमाउंट की भी बात कर ली जाए तो टोटल मिला के 80 लाख थी, 40 लाख, 10 लाख और 30 लाख, ठीक है। 40 लाख यहाँ पर अमाउंट है आपकी 40 लाख, 40 लाख के बाद यहाँ पर अमाउंट है आपकी 10 लाख, और डिबेंचर के लिए थी 30 लाख, करेक्ट। और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए थे, 2 लाख इक्विटी शेयर्स है। अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो सो देयर इज 22 लाख क्या है आपके पास, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, करेक्ट। चलो, अब वेट निकाला जाए तो वेट कैसे निकलेगा भाई, यहाँ पर तो वेट निकलेगा आप लोगों का 40 + 10 50, 50 और 30 80, मतलब टोटल जो आती है अमाउंट वो है 80 लाख। तो अब आपका वेट कैसे निकलना चाहिए, तो 40 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख, तो 0.5 इंटू 100 भी कर सकते हो। इंटू 100 करोगे तो आंसर परसेंटेज में आएगा, ठीक है। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप लोगों ने इंटू 100 करना चाहिए, क्योंकि फिर इधर मल्टीप्लाइड करने में प्रॉब्लम जाती है। इसलिए आप लोगों ने वेट को डेसिमल में ही रखना चाहिए, फ्रैक्शन में रखना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फिर आप लोगों का 1 डिवाइडेड बाई 10 लाख डिवाइडेड बाई 80 लाख, तो 0.125 आना चाहिए, और उसके बाद 0.375 आना चाहिए।
ये आप लोगों की वेट की टोटल हमेशा याद रखना इक्विवेलेंट टू 1 होनी चाहिए, मतलब 100% की इक्वल होना चाहिए, करेक्ट। अब चलिए कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो आपने क्या करना चाहिए, इस टेबल के थोड़ा नीचे आ जाना चाहिए और यहाँ एज आप लोगों ने वर्किंग नोट क्या बना लेना चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, जिसे हम कैसे डिनोट करते हैं, के ई से। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई कैसे कैलकुलेट होगा, तो के ई कैलकुलेट करने का तरीका है हमारे पास डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस या फिर नेट प्रॉफिट, ठीक है, प्लस ग्रोथ रेट। तो आप लोगों को क्वेश्चन में, ठीक है, गिवन था, क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन है डिविडेंड इज इक्वल टू, डी मतलब कि डिविडेंड, ठीक है, तो डिविडेंड की वैल्यू दी थी आई थिंक सो 2 रुपये, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो डिविडेंड देखो 2 रुपये पर शेयर दिया हुआ था, मार्केट प्राइस 20 रुपये पर शेयर दिया हुआ है और ग्रोथ रेट 5% का दिया हुआ था। तो डिविडेंड पर शेयर पता चल गया अपने को कितना है। डिविडेंड के अलावा दूसरी चीज अपने को मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर पता है, मार्केट में क्या भाव चल रहा है पर शेयर 20 रुपये, और हमें ग्रोथ रेट भी पता चल गया। हमें क्या पता चल गया, ग्रोथ रेट कितना है हमारा ग्रोथ रेट, सो हमारा ग्रोथ रेट है यहाँ पर 5%। तो हमें अगर वैल्यूज पता चल गई है तो बस अब हम लोगों ने क्या कर देना चाहिए, तो हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल देना चाहिए। डिविडेंड 2 रुपये का, मार्केट प्राइस 20 रुपये का प्लस 5%, ठीक है, तो 2, अच्छा इसको इंटू 100 भी करना है, सॉरी पहले इसको कन्वर्ट करेंगे इंटू 100 करके, इंटू 100, तो 2 रुपये डिवाइडेड बाई 20 रुपये इंटू 100, ये आ जाता है बेटा 10%, और 10 प्लस 5 करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ जाएगा, के ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 15%, राइट। तो आपको क्या पता चल गया, के ई पता चल गया आपको, तो आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वैल्यू कितनी रख लेना है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की जगह उसकी वैल्यू रख लेना है 15%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है हमारा 15%, राइट। चलिए, और प्रेफरेंस शेयर 11.5%, करेक्ट, और इसमें कोई टैक्स का इशू ही नहीं है, मतलब कि कोई टैक्स वगैरह माइनस नहीं होता, और ये है 10%, लेकिन याद रखना 10% में से टैक्स माइनस करना है आपको, क्योंकि आफ्टर टैक्स वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 10 में से माइनस कर दूँ, मैं आपके नॉलेज के लिए यहाँ वर्किंग नोट बना रहा हूँ, 10% में से माइनस कर देंगे 35% को, ठीक है, तो 10 में से अगर माइनस कर दूँ 35% को, तो बचता हमारे पास 6.5% है, तो ये हमारा आफ्टर टैक्स आएगा, राइट, ये क्या आएगा हमारा आफ्टर टैक्स, डन। तो चलिए, अब हमारे पास वेट भी निकला हुआ है और हमारे पास क्या भी निकला हुआ है, वेट के साथ साथ हमारे पास अब कॉस्ट भी निकला हुआ है, मल्टीप्लाइड कर दो 0.5 इंटू 15%, ठीक है, तो ये आ जाता है 0.075, इसका मतलब 7.5% होता है, ठीक है। एट द एंड फाइनल आंसर के समय आप इंटू 100 कर दोगे तो आंसर परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, 0.125 इंटू 11.5%, तो इसका आंसर आता है। और अगर आप लोगों को ऐसा है कि परसेंटेज ऐसा डेसिमल में नहीं लाना है आंसर को, तो आप परसेंट की बटन को प्रेस ही मत करो, सीधा क्या करो 0.5 इंटू 15, तो आपको सीधा ये परसेंट में ही आंसर मिल जाएगा। लाइक इसको क्या लिखेंगे परसेंट में 7.5%, 0.125 इंटू 11.5, अगर आप परसेंट की बटन नहीं दबाते तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.44%, ठीक है। और अगर आपने परसेंट की बटन दबा दिया 0.125 इंटू 11.5 अगर परसेंट कर रहे हो तो आपको आंसर यहाँ पर मिलेगा 0.0144 राउंड फिगर, ठीक। फिर उसके अलावा 0.375 इंटू 6.5, तो यह आ जाता आपका 2.44%, करेक्ट। और यही अगर आप इस अगर परसेंट की बटन को प्रेस कर देते डेसिमल में आंसर लिखना होता तो यह आ जाता आपका 0.0244। तो अब इसकी टोटल कर लेंगे, तो टोटल कितनी आ जाती है 7 पॉइंट, मैंने दोनों कॉलम बता दिया, अगर डेसिमल में लिखना है तो ऐसा, परसेंटेज में लिखना है तो इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि आंसर तो परसेंटेज में शो करना होगा आप लोगों को। तो ये परसेंटेज की टोटल मारा तो इसकी टोटल आती है 11.38%, और अगर इसकी टोटल मारोगे तो आई थिंक इसकी टोटल आनी चाहिए 0.1138 करके देख लीजिएगा, 0.075 प्लस 0.0144 प्लस 0.0244, तो लगभग टोटल आपकी 0.1338 आती है। सो ये क्या है आप लोगों का, इसी को हम लोग बोलते हैं WACC,
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये क्या पता चल गया आपको, आपका फाइनल आंसर पता चल गया। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आपको क्या पता चल गया, ये फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये एग्जिस्टिंग लेवल के लिए निकल गया। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, WACC अपना जो आंसर लिखोगे तो आप लिख सकते हो आंसर WACC, आप फुल फॉर्म लिख सकते हो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, एट एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है वहाँ कितना है, 11.38%। राइट, तो आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया क्वेश्चन का, जिसमें बोला था एग्जिस्टिंग कंप्यूट द WACC ऑन द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अब दूसरा पॉइंट सॉल्व करते चले। ठीक है, ये तो अभी पहला पॉइंट सॉल्व हो गया आप लोगों का। नाउ अब कौन सा पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, ये सेकंड वाले पॉइंट की बात करते हैं। करेक्ट, तो ये सेकंड वाले पॉइंट में क्या निकालना था हमने, अगेन फर्दर WACC ही निकालना है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर नया एडिशनल कैपिटल भी आ गया क्या, तो फिर से सेम सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन की प्रोसेस तो पूरी क्या रहेंगी आप लोगों की, सेम रहेंगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या रहेगा आप लोगों का, सेम रहेगा। करेक्ट, तो ये मैं सेकंड वाला अब एक स्ट्रक्चर, अब ये एग्जिस्टिंग नहीं, अब नाम क्या दूंगा, अब मैं सेकंड वाले पॉइंट को सॉल्व कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन में पूछा था, तो आप लोग ने हेडिंग कैसे देना है इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, सॉल्यूशन की जो आपकी हेडिंग रहेंगी, कैलकुलेशन ऑफ WACC। अब ये नया कैपिटल स्ट्रक्चर आपका, न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर। तो न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आप लोगों का, तो देखिए न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर में अब आप लोगों के पास कुछ चीज़ें नहीं आ जाएंगी, जैसे कि पुराने इक्विटी शेयर तो थे। ठीक है, अब ये वेट वगैरह सब बदल जाएंगे, कॉलम सेम है एज इट इज, सब पुराना ही रहेगा आप लोगों का। ठीक है, मैंने जो पुराना सॉल्यूशन का डाटा था वही एज इट इज क्या कर लिया, कॉपी पेस्ट। लेकिन अब यहाँ से कुछ चीज़ें बदल जाएंगी, जैसे कि आप लोगों का हो सकता है डिबेंचर का कॉस्ट बदल जाए, अब वेट बदल जाए अब, और इधर ये जो WACC की वैल्यू आई थी ये भी क्या हो जाएंगी, न्यू आ जाएंगी, बदल जाएंगी यहाँ से वैल्यू। करेक्ट, चलो तो हमारे पास एक चौथी चीज़ नहीं आ जाएंगी। ये तो इक्विटी शेयर कैपिटल सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सेम था, 11% वाले प्रेफरेंस शेयर भी सेम थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और 10% डिबेंचर भी सेम है। अब नई चीज़ क्या आ गई, 12% के डिबेंचर आ गए। कितने, 12% के डिबेंचर आ गए। अच्छा, मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया है क्या, एक मिनट, हाँ एक मिनट, नहीं सही है, 10 में से 35% माइनस किया था। ओके सही है, मुझे लगा कि मैंने ये अपना डिबेंचर का जो कॉस्ट था बिफोर टैक्स गलत ले लिया, ऐसा मुझे लगा था, बाकी सही है। ठीक है, तो ये 12% वाले डिबेंचर है, और जिसकी वैल्यू कितनी रहेंगी, 20 लाख। राइट, चलो अब यहाँ पर हमारे पास नया कैपिटल स्ट्रक्चर आ गया। अब टोटल मारेंगे। ठीक है, अगर अब हम टोटल मारेंगे तो अब हमारी टोटल आ जानी चाहिए 1 CR। ठीक है, 100 लाख, 40 लाख प्लस 10 50 प्लस 50 100 लाख। ठीक है, इसी को आप क्या भी बोल सकते हो, 1 CR। तो 1 करोड़ क्या आ गई आपकी टोटल आ गई। अब इसका वेट देंगे तो इसका 0.40 मतलब 40%, इसका आ जाएगा 0.10 मतलब कि 10%, 0.30 मतलब 30%, 0.20 मतलब 20%, और टोटल मिला के 1 मतलब कि 100%। अगेन आप लोगों को यहाँ पर फिर नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा क्या। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा आप लोगों ने, नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लेंगे, नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, नाम क्या दे देंगे इसको, न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो आपका फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। ठीक है, इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। और आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर अब डिविडेंड की अमाउंट बदल के दिया है। डिविडेंड कितना दिया है, आई थिंक सो 2 रुपीज़ 40 पैसा। देख लो, ये नया डिविडेंड कितना है, 2 रुपये 40 पैसे, जबकि मार्केट प्राइस कितना हो गया, 16 रुपये। हालांकि ग्रोथ रेट अनचेंज्ड है। ठीक है, ग्रोथ रेट क्या है, अनचेंज्ड है। तो डिविडेंड बदला है, उसके अलावा आप लोगों का मार्केट जो प्राइस है, मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस आप लोगों को 16 रुपीज़ पर आ गया है बोलता है, और ग्रोथ रेट में कोई चेंज नहीं है, मतलब ग्रोथ रेट आपके 5% की 5% है। तो अब यहाँ पर आप लोगों का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना निकल जाएगा, तो 2 रुपये 40 पैसा डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100, राइट, और प्लस 5%, प्लस
5%। तो सॉल्व करेंगे 2.40 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100, तो ये आ जाता है आपका 15%, और प्लस 5 कर देंगे तो टोटल आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाता है 20%। ये नए कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल गया आपका, करेक्ट। चलो सो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 20%। प्रेफरेंस शेयर को लेकर कोई चेंज नहीं था, 11.5%। अच्छा, यहाँ पर 10% डिबेंचर की कॉस्ट थी, लेकिन उसमें से 35% अगर मैं टैक्स हटा दूँ तो मेरा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा, 6.5%। अच्छा, यहाँ डिबेंचर की कॉस्ट 12% है, कितनी है 12, और अगर मैं 12 में से 35% को माइनस कर दूँ, 12 माइनस 35%, तो ये आ जाता है 7.8%। ये आपकी कॉस्ट आ गई आफ्टर डिबेंचर, राइट, सॉरी आफ्टर टैक्स। सो अब मल्टीप्लाइड कर दो अगेन फिर से वेट इनटू ये, तो फिर से मैं वही बात बोलूंगा जो इसके पहले वाले केस में बोला था, परसेंटेज में निकालना है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाइड करो, 0.40 इंटू 20, तो ये आ गया 8%, करेक्ट। फिर 0.10 इंटू 11.5, तो ये आ गया आपका 1.15%। फिर 0.30 इंटू 6.5, तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट, रुक जाएगी बार फिर से कर लेता हूँ, 6.5 इंटू क्या था आपका 0.30, तो 1.95%। और उसके अलावा 0.20 इंटू 7.8, तो ये आ जाता है 1.56%। और अब टोटल मार देंगे 8 प्लस 1.15 प्लस 1.95 प्लस 1.56, तो ये आ जाता है आपका 12.66%। क्या निकल गया आपका WACC। अगेन इसके लिए भी आंसर कैसे लिख लोगे आप लोग, सिमिलरली जैसा फर्स्ट केस में लिखा था, सेम यही चीज को आप लोगों ने लिखना है, ठीक है, आंसर में कि WACC एट न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर, और जो भी अमाउंट आई थी आपकी कितनी आई थी 12.66%। तो फाइनली यहाँ पर अपना आंसर का जो कंक्लूजन दोगे आप लोग किस तरीके से दोगे, तो आप लोग अपने आंसर का कंक्लूजन दोगे, आंसर WACC एट एग्जिस्टिंग की जगह सिर्फ क्या कर देने का, न्यू, एग्जिस्टिंग की जगह क्या आ जाएगा आपका न्यू, और कैपिटल स्ट्रक्चर अब कितना आ गया 12.66%, खत्म। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना था, कंप्लीट इस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व करना था, राइट। तो ये आप लोगों को 16 मार्क का क्वेश्चन था जो हार्डली 15 से 20 मिनट के अंदर सॉल्व हो ही जाता है, राइट। जैसे हम लोगों को भी अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट के आसपास लग गए क्योंकि हम समझाते हुए कर रहे हैं, यही अगर विदाउट समझाते हुए करते तो हार्डली 15 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन क्या हो जाता, आपका सॉल्व हो जाता। सो ये रहा नया सवाल आप लोगों के पास, ठीक है। क्या बोलता है सवाल बोलता है MC लिमिटेड इज प्लानिंग एन एक्सपेंशन प्रोग्राम विच विल रिक्वायर 20 करोड़ रुपए एंड कैन बी फंडेड थ्रू वन ऑफ द 3 फॉलोइंग ऑप्शन। उनके पास 3 अलग अलग ऑप्शन है, पूरा वो बोलता है इशू फर्दर इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट पार। वो पूरे 20 करोड़ रुपए कहाँ से ला सकता है, इक्विटी शेयर से, या फिर रेस लोन 15% इंटरेस्ट के हिसाब से लोन रेस कर सकता है, या फिर 12% वाले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर सकता है। दे हैव अ 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन है उनके पास। फिर बोलता है प्रेजेंट पेड अप कैपिटल ऑफ ₹60 करोड़, और अभी करंट में उनके पास जो शेयर है, करंट में जो उनके पास शेयर्स है वो कौन से शेयर्स है, ठीक है, वो है आप लोगों के पास जो पेडअप, जो करंट पेडअप जो है वो है 60 करोड़ रुपए, मतलब ये इक्विटी शेयर। और अगर मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की बात करूं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो कैसे निकाल दूं मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो टोटल 60 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो ये मैं क्या लिखने जा रहा हूं, 60 करोड़, और एक शेयर होता है 100 रुपए का, तो डिवाइडेड बाय अगर मैं 100 कर दूं तो आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पता चल जाएंगे। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने आने चाहिए, 1 2 3 4 5। सो कितने हो जाते हैं ये आप लोगों के, तो ये है आप लोगों का टोटल मिला के 60 लाख शेयर्स, 60 लाख आना चाहिए, सॉरी 6 लाख, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या आ गया, कुल मिलाकर 60 करोड़ थे ना, यस, तो 60 लाख शेयर्स आ गए। नंबर ऑफ शेयर्स पहले से कितने आपके पास, 60 लाख, और यहाँ पर आप 20 करोड़ रुपए लेने वाले हो, तो अगर 20 करोड़ रुपए लेने वाले हो, ठीक है, किस चीज़ के थ्रू रेस करने वाले हो आप लोग, तो ये 20 करोड़ है ना, सो 20 करोड़
अगर डिवाइड कर दो 20 करोड़ को तो यहाँ पर कितने शेयर्स आ जाने चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाने चाहिए 20 लाख। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आने चाहिए, ये नंबर ऑफ शेयर्स है। सर नंबर ऑफ शेयर्स निकाल क्यों रहे हो, कहीं काम आने वाला है क्या? यस, आगे काम आने वाला है। और एक्चुअल में ये जो भी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये आप लोगों का मॉड्यूल नंबर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये मॉड्यूल 1 का नहीं है, ये मॉड्यूल नंबर 2 का क्वेश्चन है। आगे और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे आप लोगों को दिया हुआ है कि एंड द एवरेज एनुअल ईबीआईटी, आप लोगों को ईबीआईटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आप लोगों को? एवरेज ईबीआईटी दिया है 12 करोड़ रुपए। मतलब आप लोगों के पास 12 CR का क्या है, आप लोगों के पास 12 CR का क्या है, ईबीआईटी है। अज्यूम इनकम टैक्स रेट, मतलब आप लोगों को इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है। आप लोगों को क्या दिया हुआ है? इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है, मतलब टैक्स रेट दिया हुआ है। और बोलता है आफ्टर द एक्सपांशन, और ये एक्सपांशन करने के बाद ईबीआईटी इज एक्सपेक्टेड टू 15 करोड़। मतलब कि ये एग्जिस्टिंग ईबीआईटी हो गई, ये एग्जिस्टिंग ईबीआईटी हो गई, और ये वो एक्सपांशन करने के बाद ये न्यू ईबीआईटी हो गई। ये न्यू ईबीआईटी दे दी है आपको क्वेश्चन के अंदर। बोलता है कैलकुलेट ईपीएस, आपको ईपीएस कैलकुलेट करना है अंडर द 3 फाइनेंसिंग ऑप्शंस, ये तीनों ऑप्शंस के अंदर। और बोलता है इंडिकेटिंग द अल्टरनेटिव गिविंग द हाईएस्ट रिटर्न टू द इक्विटी शेयर होल्डर, और कौन सा ऑप्शन ज़्यादा रिटर्न दे रहा है हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, आपको वो भी बताना है। करेक्ट, आप लोगों को वो भी बताना है। फिर उसके अलावा बोलता है डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस बिटवीन इक्विटी कैपिटल एंड द ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 अबव। मतलब आप लोगों को इनडिफरेंस पॉइंट भी निकाल के बताना है। लो जी लो, क्वेश्चन में पूरा चैप्टर ही पूछ लिया आपको, ईपीएस भी निकल गया और जो इनडिफरेंस पॉइंट है निकालना था वो भी निकल जाएगा। तो चलो करते बड़े मजे से ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चीज़ें ज़्यादा पूछा है। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें इसके अंदर क्या किया है, ज़्यादा पूछा है, तो समय थोड़ा सा लग सकता है, बट ठीक है, हम पूरा क्वेश्चन क्या करेंगे, कवर करेंगे। राइट, पूरा क्वेश्चन क्या करने वाले हम लोग, कवर करने वाले हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन की क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास, क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करूंगा। कौन कौन सी चीज़ें गिवन है, होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्वेश्चन का। चलिए, अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, अर्निंग पर शेयर। राइट, क्या निकालना है, अर्निंग पर शेयर। करते इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। सो आप लोगों ने भी क्या कर लेना है, ये फॉर्मेट बना लेना है। हमारे पास 3 ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ठीक है, ये किस चीज़ का स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट शोविंग, ये स्टेटमेंट क्या शो करेगा, स्टेटमेंट शोविंग अर्निंग पर शेयर। ठीक है, हम स्टेटमेंट बना रहे हैं अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए। करेक्ट, तो सबसे पहला देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए लिख देता हूं ताकि आप इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस में, डिविडेंड के कैलकुलेशंस में कहीं गड़बड़ ना करो, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने में गड़बड़ ना करो। इसलिए जो स्टेटमेंट बना रहा हूँ, स्टेटमेंट शोविंग ईपीएस, मैं पहले यहाँ ना तीनों ऑप्शन की कैपिटल स्ट्रक्चर देख लेता हूँ। ठीक है, तीनों ऑप्शन के लिए क्या कर लेते हैं हम लोग, कैपिटल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था। ठीक है, हमारे पास क्या था, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, और हमारे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर हमें इक्विटी शेयर कैपिटल देखने को मिलता है। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग इक्विटी कैपिटल था 60 करोड़ रुपए का। ठीक है, कितने का, 60 करोड़ रुपए का। राइट, कितने का, 60 करोड़ का। तो मैंने तीनों भी ऑप्शन के अंदर क्या कर लिया है, 60 करोड़ ले लिया है। अभी 3 ऑप्शन कौन कौन से थे, तो ऑप्शन पहला जहां पूरा इक्विटी से पैसा लाएगा, ऑप्शन 1 यहां पर क्या लाने वाला था, रेस्ड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। राइट, दूसरा कैसे रेस करने वाला था, पहले तो ऑप्शन में इक्विटी शेयर से करने वाला था, दूसरे इसमें लोन लेने वाला था। क्या दूसरे ऑप्शन में क्या करने वाला था, रेस्ड लोन। ठीक है, 15% का। और तीसरे ऑप्शन में क्या करने वाला था, रेस्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रेस्ड बाय 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये 3 अलग अलग तरीके से फंड रेस करने वाला था, जो एडिशनल फंड रेस करने वाला है। लेकिन उसमें एग्जिस्टिंग तो इक्विटी सब में रहेगा। ठीक है, इसके साथ जो नया फंड जो लाना था, ठीक है, क्या लाना था इसके साथ, न्यू। ठीक है, तो जो न्यू या फिर जो एडिशनल आएगा वो 3 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करके, दूसरा ऑप्शन है लोन लेकर, वो भी कितने परसेंट वाला, 15% वाला।
और तीसरा ऑप्शन है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो भी कितने परसेंट वाला, 12% वाला। तो यहां पर 20 करोड़ आ जाएंगे, राइट, और बाकी लोन और ये नहीं आएगा। अच्छा, ऑप्शन 2 में लोन आ जाएगा 20 करोड़ का, बाकी चीजें नहीं आएंगी। और फिर ऑप्शन 3 में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा आप लोगों का कितना, 20 करोड़ का। ठीक है, कितना, 20 करोड़ का। तो ऐसे 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। ओके, और इस एग्जिस्टिंग और ये जो न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर है, यहां से मैं एक चीज और निकाल देता हूं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, मैं क्यों निकाल रहा हूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि बाद में जरूरत पड़ती है जब हमें अर्निंग पर शेयर निकालना होता है तब, इसलिए हम अभी से क्या निकाल के रख देते हैं, अभी से हम निकाल के रख देते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे पास कितने हैं। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की अगर बात करूं तो देखो यहां पर 60 लाख और ये प्लस 20 लाख, मतलब कुल मिलाकर 80 लाख होना चाहिए। यहां पर मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल की बात कर रहा हूं। कैसे निकाले, 60 करोड़ प्लस 20 करोड़, मतलब टोटल मिला के 80 करोड़, और 80 करोड़ डिवाइडेड बाई 100 रुपए का एक शेयर था, तो 80 लाख शेयर हो जाएंगे। यहां पर नंबर ऑफ शेयर कितने रहेंगे, 60 लाख, नंबर ऑफ शेयर कितने रहेंगे, 60 लाख, और यहां पर भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने रहेंगे, 60 लाख, राइट। चलो, तो ये क्या पता चल गया हम लोगों को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पता चल गया। अब यहां से मैं शुरुआत करता हूं मेन आपका क्या निकालने का, ईपीएस का। ये मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों बनाया, ताकि मुझे यहां से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं वो भी पता चल गया, साथ में इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पर कितना निकालना है, कौन से केस में वो पता चल गया। तो शुरुआत करते हैं हम लोग ईबीआईटी से, और ईबीआईटी आप लोगों को एग्जिस्टिंग दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को एग्जिस्टिंग ईबीआईटी, क्योंकि हमको अर्निंग पर शेयर तो एग्जिस्टिंग के लिए निकालना है ना, तो एग्जिस्टिंग हमारे पास ईबीआईटी कितना था, एक मिनट, क्या बोला था हमारे पास, ईबीआईटी इज 12 करोड़ अज्यूमिंग इनकम टैक्स रेट इज, और बोलता है आफ्टर द एक्सपांशन। ठीक है, एक्सपांशन के बाद जो नया ईबीआईटी वो कितना आ जाएगा, 15 करोड़ का आ जाएगा। आफ्टर जो एक्सपांशन है ईबीआईटी कितना आ जाएगा, 15 करोड़। और हम लोग ये जो अर्निंग पर शेयर है वो आफ्टर एक्सपांशन ही निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग नया शेयर कैपिटल ऐड किया, हमने नया फंड ऐड किया है, तो हम लोगों को एग्जिस्टिंग नहीं, हम लोगों को न्यू ईपीएस निकालना है। हम लोगों को क्या निकालना है, न्यू ईपीएस। तो ये मेरे को ईबीआईटी भी कौन सा लेना चाहिए, न्यू वाला, मतलब कि 15 लाख रुपए। तो 15 लाख रुपए तीनों भी ऑप्शन में आ जाएगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। तीनों ऑप्शन में क्या आ गया आप लोगों के पास, 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख। ये क्या आ गया, 15 लाख आप लोगों का इक्विटी शेयर क्या अपना, सॉरी, ईबीआईटी आ गया। अच्छा, 15 करोड़ है, सॉरी 15 लाख नहीं है, 15 करोड़ है, मतलब कि और यहाँ जीरो बढ़ाने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, सो ये 15 करोड़ है बोल रहा है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, और 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसकी भी 2 जीरो के लिए जगह कम है, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, इसके भी 2 जीरो नीचे लिख रहा हूँ, राइट। तो 15 करोड़ रुपीस था आपका ईबीआईटी। ईबीआईटी से पहले क्या माइनस करेंगे, तो ईबीआईटी से पहले माइनस करेंगे इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले केस में तो इंटरेस्ट नहीं जाएगा, बिकॉज यहाँ कोई लोन या फिर यहाँ पर कोई क्या नहीं है, प्रेफरेंस शेयर नहीं, इसलिए आपका कोई इंटरेस्ट, कोई डिबेंचर नहीं है। सेकंड केस में जाएगा क्या इंटरेस्ट, यस बिल्कुल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड वाला जो ऑप्शन था यहाँ हमारे पास क्या है, 20 लाख रुपए का, सॉरी 20 करोड़ का, कितने का, 20 करोड़ का लोन है, और उसके ऊपर 15% हमने क्या करना है, 20 करोड़ का 15% निकालना है। ठीक है, किसका, 20 करोड़ का 15% निकालना है, जो कि कितना आएगा, 20 करोड़ का 15% 3 करोड़। ठीक है, कितना आना चाहिए, 3 CR। तो ये कितना आ गया तुम्हारा, 3 करोड़ रुपए। और यहां पर अगेन कोई प्रेफरेंस मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर जो 3rd था उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड आना चाहिए, क्योंकि उसमें लोन वगैरह नहीं था। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, हमारे ईबीआईटी से अगर इंटरेस्ट हमने माइनस कर दिया तो हमें क्या पता चल जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, राइट। तो यहां पर आ गया आप लोगों के पास 15 करोड़, यहां पर आ जाएगा 12 करोड़, और यहां पर आ जाएगा 15 करोड़, करेक्ट। फिर ईबीआईटी से क्या माइनस करेंगे, टैक्स, एंड आई थिंक सो आपको टैक्स रेट दिया हुआ था 50% का,
फिर भी आप एक बार क्वेश्चन क्या कर सकते हो, अगर फिर से वेरीफाई करना है टैक्स रेट, तो देखो 50% का टैक्स रेट था, यस, तो हम टैक्स रेट 50% ले रहे हैं, तो टैक्स माइनस हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्या माइनस हो जाएगा हमारा, टैक्स, कितना, 7.5 करोड़, ठीक है, कितना टैक्स माइनस हो जाएगा हमारा, 750 करोड़, यहाँ पर 6 करोड़ आना चाहिए, क्योंकि 12 लाख का 50% 6 करोड़ होना चाहिए, और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 7.5 करोड़। तो ईबीआईटी में से हमने क्या माइनस कर दिया, टैक्स माइनस कर दिया, तो हमें अर्निंग आफ्टर टैक्स पता चल जाएगा, ईएटी कितना आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, 7.5 करोड़, यहाँ पर आ जाएगा 6 करोड़, और यहाँ पर आ जाएगा 7.5 करोड़, राइट। चलो अर्निंग आफ्टर टैक्स में से फिर क्या माइनस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बट ये वाले ऑप्शन में है। 20 करोड़ रुपए आप लोग कैसे रेस करने वाले थे, 20 करोड़ रुपए आप लोग रेस करने वाले थे प्रेफरेंस शेयर से, और उसके ऊपर कितना डिविडेंड देने वाले थे, 12% का, तो 20 करोड़ का 12% निकालना है, राइट। 20 करोड़ का 12% कितना होगा आपका, 2.4 करोड़, 20 करोड़ का 12% निकालोगे तो कितना आएगा, 2 करोड़ 40 लाख, 2 करोड़ 40 लाख। तो चलो अर्निंग आफ्टर टैक्स में से अगर हम ये भी माइनस कर दें, चलो इसको भी क्या कर देते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या पता चल जाएगा, नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर, नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर कितना आ गया उनके लिए, 7 करोड़ 50 लाख, 7 करोड़ 50 लाख, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 करोड़, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस करने के बाद 7.5 करोड़ में से 2 करोड़ 40 लाख को माइनस करेंगे, ठीक है, 7.5 CR में से 2.4 CR को माइनस करेंगे तो 5.1 CR आएगा, मतलब कि 5 करोड़ 10 लाख, करेक्ट। तो अब हमारे पास नेट अर्निंग अवेलेबल आ चुका है, तो अब अर्निंग पर शेयर निकल सकता है क्या, और ये हम लोग न्यू अर्निंग पर शेयर निकाल रहे हैं, एग्जिस्टिंग वाली नहीं निकाल रहे, कौन सी निकाल रहे हैं, अर्निंग पर शेयर निकाल रहे हम लोग, अर्निंग पर शेयर हम लोग निकाल रहे हैं न्यू कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो न्यू अर्निंग पर शेयर कैसे आ जाएगा आपका, ये जो नेट अर्निंग आई, नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो 7.5 करोड़, 7.5 करोड़ डिवाइडेड बाई 80 लाख नंबर ऑफ शेयर्स थे हमारे पास, कितने शेयर्स थे यहाँ पर हमारे पास, 80 लाख शेयर्स थे। कहाँ सर, अब भी तो आपने निकाला था, ये देखिए, ये जो आप कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे थे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑलरेडी निकाला हुआ है, 80 लाख, 60 लाख एंड 60 लाख, राइट। चलो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, करो 7.5 CR डिवाइडेड बाई 80 लाख, तो यहाँ पर 9.375 रुपीज़, ये आपका क्या आ गया, अर्निंग पर शेयर। वैसे सेम सेकंड वाले का आंसर निकाल देते हैं, 6 करोड़ डिवाइडेड बाई 60 लाख शेयर्स, डिवाइडेड बाई 60 लाख शेयर्स, 6 करोड़ डिवाइडेड बाई 60 लाख, तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 10 रुपीज़ पर शेयर। आपका EPS कितना आ जाएगा, 10 रुपीज़ पर शेयर, ये आपका क्या निकल रहा है, EPS अर्निंग पर शेयर। और लास्ट है आप लोगों के पास 5 करोड़ 10 लाख, ठीक है, 5 करोड़ 10 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख शेयर्स, डिवाइडेड बाई 60 लाख शेयर्स। तो अब इसके लिए कितना आ जाना चाहिए, सो इसके लिए आ जाना चाहिए 5 करोड़ 10 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख शेयर्स, तो 8 रुपये 50 पैसे। सो विच ऑप्शन इज गिव हायर रिटर्न, सो आप लोग क्या बोलोगे आंसर में, आंसर में ऑप्शन टू लोन टेकन एट द रेट 12% गिव हाई रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर को कौन सा मतलब ऑप्शन है जो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज़ आ रही है,
करेक्ट। सो ये निकल गया आप लोगों का कौन सा अर्निंग पर शेयर नए कंडीशंस के अंदर, ठीक है। तो ये एक चीज निकालने बोला था। और उसके बाद बोला था डिटरमाइन द, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डेब्ट। मतलब जो हम उधार से जो ले रहे हैं ना, दोनों ऑप्शन जो दो डेब्ट हम लोग लिए थे, एक लोन के फॉर्म में लिया था और एक प्रेफरेंस शेयर के फॉर्म में लिया था, तो दोनों का कॉम्बिनेशन से हमको इनडिफरेंस पॉइंट बताना है। तो चलिए अगला कैलकुलेशन किसके लिए करते हैं हम लोग, हेडिंग दे देंगे, हम लोग हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ इन डिफरेंस EBIT। तो इन डिफरेंस EBIT के लिए हम लोगों को दो अलग अलग इक्वेशन को इक्वेट करना पड़ेगा। जैसे अगर मेरे पास पहला ऑप्शन है ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल से अगर मैं फंड रेज करूं तो, और दूसरा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस टर्म लोन या जो लोन दिया हुआ था ये, तो मेरे पास ये एक ऑप्शन हो गया, ठीक है। और मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, ये एक मेरे पास ऑप्शन आ गया कि मैं इक्विटी शेयर के साथ किसका कंपेयर करूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस लोन। और मेरे पास अब ऑप्शन दूसरा कौन सा है, इक्विटी शेयर के साथ में दूसरा कौन सा कॉम्बिनेशन बना सकता हूं डेब्ट में, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ऐसे मेरे को दो अलग अलग क्या है ऑप्शंस बन सकते, दोनों ऑप्शंस के लिए निकालने बोला है। तो EBIT का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ जा रहा हूं तो EBIT में से माइनस करेंगे, हम लोग टैक्स। तो कैसे माइनस करेंगे, EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू, अब यहां पर आपके पास दोनों चीजें हैं, इक्विटी शेयर तो है साथ में लोन भी है क्या, तो फिर EBIT में से पहले क्या माइनस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, तो EBT आएगा। और EBT में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस टैक्स, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, राइट। किससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो ये क्या बन गया आप लोगों का EPS निकालने का तरीका, अर्निंग पर शेयर निकालने का फॉर्मूला ये। अब दोनों को इक्वेट करेंगे, EBIT की वैल्यू हमको नहीं पता, वो निकालना है, इंडिफरेंस EBIT निकालना है, तो EBIT की वैल्यू क्वेश्चन मार्क रहेंगे, बाकी सारी चीज आपको गिवन है। जैसे EBIT आपको नहीं पता, मैं क्या बोलता हूं आपको, EBIT नहीं पता, लेकिन टैक्स रेट तो पता है 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर से अगर क्या करते, फंड रेज करते, तो आपके टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाता, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाता आपके पास 80 लाख। अगर आप पूरा फंड काय से रेस करते, ओनली एंड ओनली इक्विटी से, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो जाते, 80 लाख। लेकिन अगर आप टर्म लोन से एडिशनल रेस कर रहे हो तो EBIT तो नहीं पता, ठीक है, माइनस इंटरेस्ट जरूर पता है, ठीक है। इंटरेस्ट कितना था, तो देखो हम 20 करोड़ रुपए, ठीक है, 20 करोड़ रुपए हम लोग रेस करेंगे, और इस 20 करोड़ के ऊपर कितना, 20 करोड़ के ऊपर हम लोग शायद 15% ब्याज देने वाले थे, इंटरेस्ट देने वाले थे। एक बार जरा देख लो, ये देखो लोन 20 करोड़ का लेंगे और उसके ऊपर कितना 15%, कितना परसेंट लोन के ऊपर 15, और डिविडेंड पर 12%, याद रखना ये चीज़। तो वापस आ जाते हैं हम लोग, तो इंटरेस्ट कितने रुपए का जाएगा, तो यहाँ मैं इंटरेस्ट की अमाउंट लिख लेता हूँ। सो इंटरेस्ट आना चाहिए 20 करोड़ का कितना 15%, तो वो होता है आप लोगों का 3 करोड़ रुपए, ठीक है, कितना होता है 3 करोड़ रुपए। और 1 माइनस टैक्स, तो 1 माइनस टैक्स रेट है 0.5, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आएंगे 60 लाख। चलिए बस अब इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या करना है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, राइट। तो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं। सो EBIT, ये पूरी इक्वेशन को जैसे सॉल्व करेंगे तो EBIT और ये 1 में से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 0.5 डिवाइडेड बाई 80 लाख इज इक्वल टू, यहां पर अगर हम करते हैं तो EBIT माइनस 3 करोड़ रुपए। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब यहां कोई नया लॉजिक, कोई नया फॉर्मूला नहीं, बस बेसिक ऑफ मैथ्स का कॉन्सेप्ट चलेगा। 0.5 डिवाइडेड बाई 60 लाख, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग,
हम लोग चीज़ों को थोड़ा सिंपल करेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए हमारे। तो इस 60 लाख को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये 60 लाख इधर ट्रांसफर हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.5 EBIT, ठीक है। और ये 60 लाख को मैंने ला लिया इधर, ये 60 लाख को ला लिया इधर, और डिवाइड में क्या था आपके पास 80 लाख, डिवाइड में क्या है आपके पास 80 लाख इज इक्वल टू, अब इधर क्या बचा, तो इधर ये 0.5 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा आपस में, तो क्या आएगा 0.5 EBIT, ठीक है। ये 0.5 इसके साथ भी हो गया, माइनस 3 करोड़ के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 करोड़ 50 लाख आएगा आंसर, 1 करोड़ 50 लाख। और ये 60 लाख को तो मैंने इधर भेज दिया तो ये इधर आ गया। तो ये जब 60 लाख और ये 80 लाख डिवाइड हो जाएगा तो 60 लाख डिवाइडेड बाई 80 लाख, तो ये आता है 0.75। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 0.75, ये मेरा टर्म अगर सिंप्लीफाई हो गया तो ब्रैकेट में 0.5 EBIT। देखो अगर मैं नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं ना बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएंगी। अब 80 लाख को मैं इस 3 करोड़ के साथ अगर इधर ले जाके मल्टीप्लाई करता तो कितनी बड़ी वैल्यू जनरेट हो जाती। तो वैल्यू को छोटी करना था इसलिए मैंने इसको इधर ला लिया, डन। चलो फिर आगे इसकी भी वैल्यू कितनी थी 0.5 EBIT माइनस 1.5 करोड़ रुपए, माइनस 1.5 करोड़ रुपए। अब यहां से आप लोगों को ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो 0.75 अगर 0.5 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 0.375 EBIT आ जाएगा, करेक्ट, इज इक्वल टू 0.5 EBIT। अब मैं क्या करता हूं EBIT टर्म को एक साइड लिख लेता हूं, ये कितना था 1.5 करोड़। हम क्या करते हैं EBIT को एक साइड लिख लेते हैं, तो ये EBIT को अपनी जगह रखता हूं और इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूं, ठीक है। सो ये 0.5 EBIT अपनी जगह है और इधर से ये प्लस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 0.375 EBIT, और इधर ये जो माइनस 1.5 करोड़ है इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 1.5 करोड़ हो जाएगा, तो उसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, राइट। अब यहां से 0.5 में से माइनस करेंगे 0.375 तो हमारे पास बचेगा 0.125 EBIT, करेक्ट। और इक्वल्स टू कितनी वैल्यू है 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख। तो अब यहाँ से EBIT की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या बड़े आसानी के साथ? हाँ जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बच्चा कितना आंसर आना चाहिए 1.5 करोड़ इज डिवाइडेड बाई, अब ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है। 1.5 करोड़ डिवाइडेड बाई 0.125, तो 1 कितना था आपके पास 1.5 करोड़ डिवाइडेड बाई 0.125, तो ये आ जाना चाहिए आपके पास जो नया EBIT है वो आ जाना चाहिए 12 करोड़ रुपए का, ठीक है। नया EBIT कितने का आ जाना चाहिए आपके पास 12 करोड़ का, 12 करोड़ का आपके पास नया EBIT, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे इंडिफरेंस EBIT। मतलब 12 करोड़ के साथ अगर आप जाओ तो आप लोगों को देखना सेम EPS देखने को मिलेगा दोनों कॉम्बिनेशन में। अब वेरिफिकेशन करने बोला नहीं है इसलिए मैं वेरिफिकेशन करके दिखाऊंगा नहीं, बाकी अगर वेरिफिकेशन करने बैठते हम तो हमको ना सेम, मतलब कि अगर वेरिफिकेशन करने अगर हम बैठ जाते यहाँ पर तो हमें सेम EPS देखने को मिलता। तो ये इंडिफरेंस EBIT निकला कौन से ऑप्शन के अंदर, जहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल और आपने पहले ऑप्शन का यूज किया इक्विटी प्लस लोन का। अब दूसरा एक और हम लोगों को एक बार और EBIT निकालना है, लेकिन अब दूसरे ऑप्शन का यूज करना है, ठीक है। तो अब कौन से ऑप्शन का यूज करना है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए EPS कैसे निकलता है, EBIT में से आपको क्या माइनस करना होगा 1 माइनस टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट होता नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड होता नहीं है, और डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जिसको मैं N1 से डिनोट करता हूँ, इज इक्वल टू, और अर्निंग पर शेयर अगर निकालना है तो EBIT में से इंटरेस्ट तो माइनस होगा नहीं, क्या माइनस होगा 1 माइनस टैक्स, और क्या अब प्रेफरेंस शेयर है इसलिए क्या माइनस हो जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जिसको मैं N2 से डिनोट करता हूँ। अगेन फिर से सेम इक्वेशन आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है, और EBIT की वैल्यू मिसिंग रहेंगी, तो EBIT इंटू 1 माइनस 0.5, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने रहेंगे पूरे 80 लाख,
अगर आप इक्विटी के साथ फंड को रेज करते तो यहाँ पर भी ईबीआईटी इंटू 1.1 माइनस 0.5 और माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कितना, तो प्रेफरेंस डिविडेंड 2 करोड़ 40 लाख आएगा क्या, क्योंकि 12% प्रेफरेंस डिविडेंड था, तो 2 करोड़ 40 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख शेयर्स, डिवाइडेड बाई 60 लाख शेयर्स। ठीक है, चलो तो इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। अब एक एक स्टेप तो ऑलरेडी बता रखा हूं, तो मैं डायरेक्ट करता हूं। 1 में से इसको माइनस करूंगा तो 0.5 आएगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.5 EBIT आ जाएगा, राइट। डिवाइडेड बाय कितना, 80 लाख, डिवाइडेड बाय 80 लाख इज इक्वल टू, इसको भी अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 0.5 EBIT आ जाएगा, करेक्ट, और माइनस 2 करोड़ 40 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख, डिवाइडेड बाई 60 लाख, डन। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको भी हम लोग, तो ये 60 लाख अगर इधर आ गया, ये 60 लाख अगर इधर आ गया तो फिर इसको डिवाइड कर देंगे, 60 लाख डिवाइड में क्या है 80 लाख, 60 लाख डिवाइडेड बाई 80 लाख इंटू 0.5 EBIT, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा आपके पास, क्या बचा, 60 लाख तो इधर आ गया, तो इधर क्या बचा 0.5 EBIT माइनस 2 करोड़ 40 लाख, 2 करोड़ 40 लाख। चलो तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 60 लाख डिवाइडेड बाय 80 लाख करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.75 और 0.5 EBIT से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और इधर क्या बचा है हमारे पास 0.5 EBIT माइनस 2 करोड़ 40 लाख, करेक्ट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ तो कितना आ जाएगा 0.375 EBIT इज इक्वल टू 0.5 EBIT माइनस 2 करोड़ 40 लाख, माइनस 2 करोड़ 40 लाख, राइट। चलिए सो कितना हो जाना चाहिए आपका इसका वैल्यू, ये इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। सो 0.5 EBIT में से माइनस कर देंगे 0.375 EBIT, ठीक है, और ये 2 करोड़ 40 हजार इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 2 करोड़ 40 लाख, 2 करोड़ 40 लाख। तो कितनी वैल्यू आ जानी चाहिए आपकी, इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाना चाहिए आपका 0.125 EBIT इज इक्वल टू 2 करोड़ 40 लाख। इसको माइनस किया तो ये वैल्यू आ रही थी आपकी 2 करोड़ 40 लाख, और यहाँ से EBIT की वैल्यू कितनी आ जाएंगी आपकी, तो 2 करोड़ 40 लाख डिवाइडेड बाय 0.125, ठीक है, 2 करोड़ 40 लाख डिवाइडेड बाय 0.125, तो ये आ जाता है आप लोगों के पास 19 करोड़ 20 लाख रुपए, 19 करोड़ 20 लाख रुपए, ये आपका इनडिफरेंस EBIT आता है। सेकेंड कंडीशन में आपका ये इनडिफरेंस EBIT आता है, और जो पहला वाला ऑप्शन था वहां पर 12 लाख आपका इनडिफरेंस EBIT आता है। मतलब अगर आप 19 करोड़ 20 लाख कमाओगे तब जाकर आपका अर्निंग पर शेयर दोनों भी कंडीशन में क्या होगा, सेम आएगा, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनडिफरेंस EBIT, ठीक है। तो आप लोगों को दोनों कंडीशन के लिए इनडिफरेंस EBIT बोला था, आपने दोनों भी कंडीशंस के लिए इनडिफरेंस EBIT निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ प्रूफ करने बोला नहीं है, इसलिए हम प्रूफ करके देखेंगे नहीं। अगर प्रूफ करके देखना है तो आप लोग एट पर्सनल होम आप लोग क्या कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। श्योर शॉर्ट है कि आपका क्या निकलेगा, अर्निंग पर शेयर सेम निकलेगा अगर आप लोग 19,20,000 के हिसाब से अगर सॉल्व करते हो चीज़ों को तो, और इधर इस केस में 12 लाख के हिसाब से सॉल्व करते हो तो यहाँ पर आप लोगों का ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त। अगेन कितना टाइम कंज्यूम किया अगर हम बात करें तो 20-25 मिनट हार्डली ये लेता अगर आप लोग खुद से अगर करने बैठते। और वैसे भी आप लोगों को देखो टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, आप लोगों के पास 180 मिनट्स होते हैं, 180 मिनट्स में आपको 80 मार्क सॉल्व करना है, ठीक है। 80 मार्क के क्वेश्चन आपको कितने मिनट में सॉल्व करने होते हैं। सो आप लोगों के पास जो टाइम की अगर मैं बात करूँ कि कितना टाइम आप लोगों के पास अवेलेबल रहता है, तो लगभग आप लोगों के पास 35 मिनट्स मिलते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एंड आराम से सफिशिएंटली हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने 1 घंटे के अंदर 2 क्वेश्चंस को कर दिया, अभी हमारी क्लास को 1 आवर हो रहा है और हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अगेन किस चीज से रिलेटेड दिया हुआ है आप लोगों को, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। EBIT दिया है, इंटरेस्ट दिया है,
के ई दिया हुआ है, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, ठीक है। और आपको बोलता है कि ऑल्सो डिटरमाइन द वेटेड एवरेज, क्या क्या निकालना है, अज्यूमिंग नो टैक्स, चलो क्वेश्चन पढ़ ही लेते हैं, अज्यूमिंग नो टैक्स एंड गिवन द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी दिया है, फिर इंटरेस्ट भी दिया हुआ है एट 10%, मतलब कि ये इंटरेस्ट 10% के हिसाब से जाता है बोलता है, एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट के ई अलग अलग फर्म के लिए दिया हुआ है, कैलकुलेट द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ईच फर्म, आपको हर एक फर्म की क्या निकालने का है, मार्केट वैल्यू निकालने का है, राइट। आपको क्या निकालने का है, हर एक फर्म की मार्केट वैल्यू निकालने का है, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू सबकी, और ऑल्सो डिटरमाइन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच फर्म, और हर एक फर्म का क्या भी निकालना है आप लोगों ने, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे सर वेटेड कैसे निकालेंगे, तो बेटा वेटेड निकालने के लिए पहले आप लोगों को टोटल फर्म की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करके ही देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आप लोगों को WACC निकालने के लिए एक तो डिबेंचर की वैल्यू चाहिए होंगी, दूसरी इक्विटी की वैल्यू चाहिए होंगी। आपके पास एक्स वाई जेड ऐसे अलग अलग फर्म है, WACC निकालना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले आपके पास डिबेंचर की तो वैल्यू है जो दिख नहीं रही है, और ये उन बच्चों को नहीं दिख रही है जिन्होंने बंद आंखों से देखा है, जिन्होंने सिर्फ ऐसे आंखों को खोल के सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ा है। जो बच्चा अपने दिमाग की आंखों से सोचेगा उसके लिए डिबेंचर की अमाउंट उसके सामने में है। सर कैसे, बेटा ये इंटरेस्ट की अमाउंट है, और इंटरेस्ट कितने परसेंट के इक्विवेलेंट होता है, 10%। तो अगर मैं 20,000 डिवाइडेड बाई 10% कर दूं तो क्या मुझे डिबेंचर की वैल्यू नहीं मिल जाएंगी, बिल्कुल मिल जाएंगी। 20,000 डिवाइडेड बाय अगर मैं 10% करता हूं तो 2 लाख रुपए मुझे डिबेंचर की वैल्यू मिल जाती है। लो जी, आपको क्या पता चल गया, एक्स फर्म में डिबेंचर की वैल्यू कितनी है पता चल गई। सिमिलरली इसको भी मैं डिवाइडेड बाय 10% कर दूं तो 6 लाख रुपए डिबेंचर की वैल्यू मिल जाएंगी। इसको भी डिवाइडेड बाय 10% कर दूं तो 20 लाख आपको डिबेंचर की वैल्यू मिल जाएंगी, करेक्ट। और उसके अलावा इसको भी अगर मैं डिवाइडेड बाय 10% कर दूं तो 24 लाख आपको क्या मिल जाएंगी, डिबेंचर की वैल्यू मिल जाएंगी। ये क्या मिल जाएंगे आपको, डिबेंचर की वैल्यू। अब इक्विटी की वैल्यू कैसे आएंगी, तो पहले एक काम करो, आप पूरे फर्म की वैल्यू निकाल लो, टोटल वैल्यू निकाल दो, ठीक है। टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ईबीआईटी का इंफॉर्मेशन यूज करके निकाला जाता है, वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। टोटल फर्म की वैल्यू कैसे निकालना है वो मैं सिखाऊंगा। तो टोटल फर्म की वैल्यू निकाल दो। तो एक बार आपकी टोटल फर्म की वैल्यू निकल गई तो फर्म की वैल्यू में से डिबेंचर की वैल्यू को माइनस करना, तो क्या पता चल जाएगा हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता चल जाएगा, राइट। क्या पता चल जाएगा हमको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यानी हमने पहला फोकस किसके ऊपर करना है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ईच फर्म, ठीक है। हम लोगों ने हर एक फर्म की मार्केट वैल्यू को निकालने के ऊपर क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। तो चलते मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। सो हमारे पास मार्केट वैल्यू निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, चलो तो इसके सॉल्यूशन के लिए मार्केट वैल्यू पहले हमें डिसाइड करनी है कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या रहने वाली है, राइट। हमें क्या डिसाइड करना है, मार्केट वैल्यू। सो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म के लिए पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। इफ अगर आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है तो लिख लीजिए। हम लोगों को क्या निकालना है, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। अब मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलता है, EBIT डिवाइडेड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, KO, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम क्या बोलते हैं, KO। अब क्वेश्चन में EBIT तो दिया है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दिया, तो फिर अब बात ये निकलेंगी कि सर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, KO का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सारे कॉस्ट को आपस में जोड़ दो तो आपको ओवरऑल कॉस्ट पता चल जाता है। तो देखो हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर डिबेंचर की भी कॉस्ट दी हुई है। सर कहाँ दी हुई है बेटा, ये जो 10% जो इंटरेस्ट रेट है ये क्या है, डिबेंचर की तो कॉस्ट है 10% और इक्विटी की कॉस्ट कितनी है, ये अलग अलग केसेस में दी हुई है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए पहले तो मार्केट वैल्यू का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, मेन अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन सबसे पहले हमको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। हमें फर्म की मार्केट वैल्यू निकालना है क्या, और हमारे पास कितनी फर्म है, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई और कौन कौन थी, जेड और क्या क्या थी, एक्स वाई और जेड डब्ल्यू, एक्स वाई और जेड डब्ल्यू,
ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं। हमारे पास कितनी फर्म है? एक्स फर्म है, वाई फर्म है, जेड फर्म है, डब्ल्यू फर्म है। टोटल 4 फर्में हैं हमारे पास। इन चारों फर्मों की क्या निकालना है हम लोगों ने? मार्केट वैल्यू निकालना है। इन चारों फर्मों की क्या निकालना है हम लोगों ने? मार्केट वैल्यू निकालना है, करेक्ट। और एक कॉलम बना लेते हैं, किसके लिए? पर्टिकुलर के लिए, ठीक है। किसके लिए बन गया एक कॉलम? पर्टिकुलर के लिए। चलो, तो कैसे निकालेंगे भाई मार्केट वैल्यू? तो मार्केट वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले के लिए आपको 2 चीजें चाहिए होती है। एक तो ईबीआईटी चाहिए होती है। तो देखो, हर एक फर्म के आप लोगों को ईबीआईटी की वैल्यू पता है? पता है नहीं पता? पता है। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ठीक है। 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख। और इसके साथ साथ ये तो ईबीआईटी पता चल गया, साथ में आपको क्या चाहिए? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम लोग शॉर्ट में कैसे डिनोट करते हैं? KO से। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा? 10%, मतलब कि कॉस्ट ऑफ डेट। कैसे निकलेगा ये? कॉस्ट ऑफ डेट मतलब KD, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? KD प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग? KE। तो KD प्लस KE। वैसे प्रेफरेंस शेयर भी होता है, लेकिन पूरे क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर का जिक्र नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो देखो, कॉस्ट ऑफ डेट सबके लिए सेम है 10%, ठीक है, क्योंकि उसने एक ही बार दिया है। लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी सबके लिए अलग है। ये KE दिया है 12, 16, 15, 18, 12, 16, 15, 18, ठीक है। और इन सबके साथ क्या जोड़ दिया जाए? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। सबके साथ क्या जोड़ दिया जाए? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर 10%, 10%, 10%, 10%। तो कुल मिलाकर 22%, 26%, 25% एंड 18%, सॉरी 28%। ये क्या निकल गया जी आपका? ये निकल गया आपका कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जब आपको ये दोनों बातें पता चल चुकी है, तो अब आप क्या भी निकाल सकते हो? अब आप लोग निकाल सकते हो वैल्यू ऑफ फर्म। क्या निकाल सकते हो? वैल्यू ऑफ फर्म। तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगा? EBIT डिवाइडेड बाई KO, ठीक है। तो अब आप लोगों को हर एक फर्म का क्या पता है? आप लोगों को हर एक फर्म का EBIT पता है, कितना? 2 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 लाख डिवाइडेड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना? 22%। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 22%, तो कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाय? अगर मैं 22% करूँ तो 2 लाख डिवाइडेड बाई अगर हम 22% करते हैं तो ये आ जाता है 2 लाख डिवाइडेड बाई 22%, 9 लाख 9,090 रुपये, 909090, ठीक है। ये निकल गया आपका क्या? वैल्यू ऑफ फर्म, जिसे हम किससे डिनोट कर सकते हैं? V से। और फिर यहां पर भी कैसे आ जाएगा? 3 लाख डिवाइडेड बाई 26%, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 26%, तो ये आ जाता है 11,53,846। फिर यहां पर आ जाएगा आपका 5 लाख डिवाइडेड बाई 25%, 5 लाख डिवाइडेड बाई 25%, तो कितना आ जाएगा? 20 लाख। कितना आ जाएगा? 20 लाख। और फिर लास्ट 6 लाख डिवाइडेड बाई 28%, 6 लाख डिवाइडेड बाई 28%, तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 28%, तो ये आ जाएगा 21,42,857। ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ फर्म, राइट। क्या आ गया? वैल्यू ऑफ फर्म। तो अब वैल्यू ऑफ फर्म निकल चुकी है, तो इसमें से हम माइनस कर देते हैं। देखो, वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है? इक्विटी प्लस डेप्ट, दोनों को जोड़ दो तो टोटल फर्म की वैल्यू निकलती है। तो इस वैल्यू ऑफ फर्म से अगर मैं डेप्ट को हटा दूं, जो कि मुझे पता है, हमें पता है डेप्ट कितना है, हम लोगों ने देखो ये डेप्ट क्वेश्चन के साथ निकाल रखा था। ये 20,000 अगर इंटरेस्ट है 10% के हिसाब से, तो डेप्ट कितना होना चाहिए? 2 लाख, 6 लाख, 20 लाख और 24 लाख। तो माइनस कर देंगे, ठीक है। सो माइनस कर देंगे। पहले कितना? 2 लाख, ठीक है। फिर 2 लाख के बाद कितना था? 2 लाख के बाद था 6 लाख, फिर 20 लाख और 24 लाख। तो 2 लाख के बाद है फिर हमारे पास 2 लाख, 6 लाख, 20 लाख और 24 लाख, ठीक है। ये हमारा क्या है? कॉस्ट ऑफ मतलब डेट है। तो बचा हुआ क्या निकलेगा? इक्विटी। बची हुई क्या निकलेंगी हमारे पास?
इक्विटी, करेक्ट। तो हमारे पास बची हुई इक्विटी, टैक्स रेट नहीं था ना, ओके। चलिए, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्विटी। तो इक्विटी कितना आ जाना चाहिए, 709090। यहाँ कितना आना चाहिए, 11,53,000 में से 11,53,846 में से माइनस कर देंगे बेटा 6 लाख रुपए, तो कितना आना चाहिए, 5,53,846। यहाँ पर जीरो है इक्विटी शेयर और यहाँ नेगेटिव में आ रहा है, मतलब कि है ही नहीं इक्विटी शेयर आपके पास, ठीक है। यानी आपने फर्दर फंड भी कहाँ से रेस कर रखा है, आपने किसी दूसरे सोर्स से, मतलब यहाँ पर इक्विटी शेयर आपका नेगेटिव में आ रहा है, मतलब लॉस में चल रही है आप लोगों की जो फर्म है, इक्विटी वालों के लिए वैल्यू नेगेटिव में आ रही है यहाँ पर, करेक्ट। तो आपको क्या पता चल गया, वैल्यू ऑफ फर्म के बाद डिबेंचर्स की वैल्यू को माइनस कर दिया तो इक्विटी पता चल गया। अब निकालने क्या क्या बोला था आपको, तो आपको निकालने बोला था पहले तो कि मार्केट वैल्यू निकालो, तो हमने मार्केट वैल्यू तो निकाल दिया, और साथ में अब बोलता है हर एक फर्म का ऑल्सो डिटरमाइन WACC ऑफ कैपिटल फॉर ईच फर्म, और हर एक फर्म का WACC निकालना है, ठीक है। हर एक फर्म का क्या निकालना है, WACC निकालना है। तो WACC कैसे निकल जाएगा, तो अब अगला सेकेंड पॉइंट क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ। हालांकि आप लोगों को ये चीज निकाल के नहीं देना था, जैसे ये आप लोगों ने सिर्फ वैल्यू ऑफ फर्म तक भी निकाल कर देते ना, बस यहाँ पे लाके आंसर को छोड़ देना था, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ वैल्यू ऑफ फर्म पूछा था, ये नहीं बोला था कि इक्विटी की भी वैल्यू निकालो। सिर्फ कहाँ तक लाके छोड़ देना था आप लोगों ने, अगर यहाँ तक भी लाकर छोड़ देते तो आप लोगों के लिए ओके था, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। ये नीचे वाला पॉइंट नहीं भी सॉल्व करते चलता, बट उन्होंने एडिशनल पॉइंट बता दिया आप लोगों को। चलिए, तो अगला पॉइंट की बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ WACC। और WACC हम लोगों को, ठीक है, हमारे पास 4 अलग अलग फर्म है, ठीक है, तो चारों फर्म के लिए निकालना है, करेक्ट। 4 फर्म है, X फर्म हो गई, ठीक है, Y फर्म हो गई, Z फर्म हो गई और W फर्म हो गई। ऐसे हमारे पास कितने फर्म है, टोटल 4 फर्में हैं। ये 4 फर्म्स के लिए हमको क्या करना है, WACC निकालना है, X के लिए, Y के लिए, Z के लिए और W के लिए, ठीक है। और ये पहला कॉलम किसके लिए हो गया आपका, पर्टिकुलर के लिए, पर्टिकुलर के लिए। चलो, तो WACC निकालना है। सो WACC हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो उसके लिए पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या बताएंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। क्या बताएंगे, फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। तो कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ तो 10% वाले डिबेंचर रहने वाले हैं, करेक्ट। क्या रहने वाले, 10% वाले डिबेंचर, और दूसरा क्या रहने वाले, इक्विटी शेयर कैपिटल। और इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट हमको दी गई है, इक्विटी शेयर की कैपिटल की कॉस्ट हमको ऑलरेडी क्वेश्चंस के अंदर क्या है, गिवन है, राइट। चलो, तो हमें क्या क्या करना है, पहला कॉलम रहेगा आप लोगों का अमाउंट को लेकर, ठीक है। फिर अमाउंट के बाद हम लोग क्या निकाल देंगे, वेट। अमाउंट के बाद क्या निकाल देंगे, वेट। और वेट के बाद क्या ले लेंगे, कॉस्ट, मतलब कि के, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, WACC। वैसे यहाँ पर भी अमाउंट ले लेंगे, फिर अमाउंट के बाद निकालेंगे उनका वेट, और वेट के बाद फिर हमें जो कॉस्ट ऑफ दिया हुआ है कैपिटल वो, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, WACC। और फिर उसके बाद फिर से अमाउंट जेड के लिए निकाल रहे हैं, उसके अलावा उनका वेट फाइंड कर लेंगे। वेट फाइंड करने के बाद उनका कॉस्ट, और फिर क्या जाएगा, WACC, ठीक है। ये रुपीस, फिर उनका वेट, और वेट के बाद फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और फिर WACC। और लास्ट यहाँ पर भी पहले अमाउंट आ जाएगा उनका, फिर अमाउंट के बाद उनका जो भी वेट निकलता है वो आ जाएगा, फिर उसके बाद कॉस्ट आ जाएगा, और फिर कॉस्ट के बाद क्या आ जाएगा, WACC। तो यानी कि हम लोग पांचों भी केसेस के लिए क्या कर सकते, सॉरी चारों भी केसेस के लिए, चारों भी फर्म के लिए WACC निकाल सकते हैं। अगर आपके एग्जाम्स में अगर जगह कम पड़ जाए तो आपने पहले XY का निकाल देना, नीचे में Z और W का निकाल देने का, राइट। चलो, अब डिबेंचर्स की तो वैल्यू पता है, ठीक है, 2 लाख रुपए, ठीक है। फर्म X में कितनी, 2 लाख रुपए। फिर फर्म अगर किसकी बात करें नेक्स्ट, तो मैं पहले पूरे डिबेंचर की वैल्यू लिख लेता हूँ, 2 लाख, 6 लाख, 20 लाख, 24 लाख, 2 लाख, 2 लाख, फिर इसके बाद क्या था, 6 लाख, 6 लाख, ठीक है।
फिर उसके बाद यहाँ पर कितना 20 लाख, फिर यहाँ पर कितना आपका 24 लाख। ठीक है, ये क्या निकल गई आप लोगों के चारों भी केस में डिबेंचर्स की वैल्यू। अब इक्विटी की वैल्यू भी हमने वैल्यू ऑफ फर्म से निकाला था, तो कितनी आई थी यहाँ पर 7,99,090 रुपीज़, मतलब कि 70 90 फिर उसके बाद कितनी आई थी यहाँ पर, तो सेकंड वाले केस में आई थी 5,53,846, 5,53,846। यहाँ कितनी आई थी इक्विटी 0, और यहाँ नेगेटिव में आई थी, कितनी आई थी भाई, नेगेटिव में निकाल देते हैं। 21,42,857 में से 24 लाख अगर माइनस करूँ तो यहाँ नेगेटिव में वैल्यू आई थी आपकी इक्विटी की, कितनी आई थी, -2,57,143। ये आप लोगों की इक्विटी की वैल्यू निकली थी। और ये इक्विटी की वैल्यू कैसे निकाला था, वैल्यू ऑफ द फर्म में से हम लोगों ने माइनस कर दिया था डिबेंचर, तो हमें इक्विटी की वैल्यू पता चल गई थी। सो 2,57,000, 2 लाख, ये नेगेटिव में आपका फिगर, राइट। ये वाला कैसा आपका फिगर है, नेगेटिव में, कितना 2,57,143 रुपीज़, राइट। चलो, सो हमारे पास कॉस्ट ऑफ क्या भी आ गया, डिबेंचर, सॉरी टोटल वैल्यू आ गई। तो अब इस यहाँ से हम लोग वेट निकाल देंगे। अब जैसा नॉर्मल प्रोसेस, आपका पूरा नॉर्मल सॉल्यूशन करना है, तो यहाँ पर टोटल कितने आ जाएंगे फर्म के, 9,09,090 रुपये। तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 9,09,090 रुपीज़, ठीक है। तो वेट आ जाता है 0.22 का, ठीक है। तो फिर बचा हुआ वेट किसका कितना होना चाहिए, 0.78। तो इसकी टोटल आ जाएंगी 1, ठीक है। और आपको डिबेंचर की कॉस्ट पता है कितनी है, 10%, और इसकी कॉस्ट दी हुई है क्वेश्चन में 12%। तो वेट और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.22 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 2.2%, और ये आ जाना चाहिए 0.78 इंटू 12, तो ये आ जाता है 9.36%। तो जब दोनों को ऐड कर देंगे तो 2.2, तो ये आ जाना चाहिए 11.56%, 11.56%, राइट। ये क्या आ गया आप लोगों का WACC, करेक्ट। अब इसी तरीके से दूसरे वाले का वेट निकालेंगे। तो टोटल 6 लाख प्लस 5 लाख, मतलब कि कितना होता है, 6 लाख प्लस 5,53,846, तो ये आ जाता है 11,53,846 रुपीज़। और वेट की अगर बात करूँ तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 11,53,846, तो वेट आ जाता है 0.52 का, ठीक है। तो फिर यहाँ कितना आ जाना चाहिए, 0.48 का, ठीक है। आप चाहो तो निकाल के देख भी सकते हो, 5,53,846 डिवाइडेड बाई 11,53,846, तो 0.48 का ये वेट आ जाता है। दोनों की टोटल मारेंगे 1। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर था 10%, राइट। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक बार चेक कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना था, 16%, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया था 16%, फिर 15 और 18 है फिर। सो यहाँ पर कितना जाना चाहिए आप लोगों का, 16%। फिर यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पर बाद में 15, ये 10 तो कॉमन रहेगा, और यहाँ पर शायद 18 है, एक बार चेक कर लेते हैं। 18, 15 और 16, 18, 15 और 16 सही है, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाइड कर देंगे यहाँ पर 0.52 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 5.2%। फिर यहाँ पर 0.48 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 7.68। फिर यहाँ पर आ जाना चाहिए आप लोगों का वेट, तो यहाँ पर पूरी टोटल 2 लाख है, ठीक है। टोटली कितनी, पूरी 2 लाख, और पूरा 1 वेट इधर ही आ जाएगा कि इधर 0, तो दोनों का मिला के, क्योंकि 100% पूरे के पूरे क्या है आपके डिबेंचर, ये पूरे 2 लाख के यहाँ पर, ठीक है। पूरे 2 लाख के क्या है आपके सिर्फ डिबेंचर, तो पूरा 10% कॉस्ट आ जाएगा, यहाँ 0, तो WACC कितना आ जाएगा 10%। और वैसे यहाँ पर टोटल मारेंगे तो ये नेगेटिव है, याद रखना। तो वैल्यू ऑफ द मतलब प्लस माइनस करेंगे तो दोनों के मिलाकर जो नेट टोटल है वो 21 लाख समथिंग कुछ आती है आपकी। कितनी आती है, आपने निकाल रखा है ऑलरेडी, 21,42,857, ठीक है। 21,42,857। और अगर मैं वेट की बात करूं तो 24 लाख डिवाइडेड बाई 21,42,857, तो ये आ जाता है
0.12 का वेट, मतलब आपने एक्स्ट्रा लोन लिया है, 100% से भी ज़्यादा लोन लिया है आपने, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव में, ये आनी चाहिए आपकी वैल्यू माइनस में, तो ये आएगा -0.12, ठीक है। ये ब्रैकेट में है, ये माइनस है, -0.12, शायद क्लियरली दिख नहीं रहा है आप लोगों को, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये क्या है, माइनस में 0.12, तो आ कितना जाएगा फाइनल हमारा, फिर नेट ऑफ करेंगे दोनों को, तो ये टोटल वेट तो 1 आना चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी 11.2%, मतलब 1.12 इंटू अगर 10 करेंगे तो 11.2, और ये नेगेटिव में आएगा आपका, ठीक है। 0.18 अगर आप मल्टीप्लाइड कर दो तो ये नेगेटिव में है आपका, जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि वो जब कॉस्ट लग ही नहीं रही है तो हम लेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ जब हमारे पास इक्विटी थे ही नहीं तो इक्विटी की कॉस्ट भी नहीं आनी चाहिए, राइट। हमने उल्टा ये पैसा कहाँ से लाया था, जो नेगेटिव आ रहा है लोन के फॉर्म में रेस किया होगा, मतलब जो एडिशनल जितना शॉर्टफॉल हो रहा है ना, ये हमने कहाँ से रेस किया होगा, अगेन फर्दर लोन के फॉर्म में ही किया होगा, जो 24 लाख के टोटल डिबेंचर है, जबकि वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ रही है 21 लाख, तो ये हम लोग ने नेगेटिव फिगर है, तो नेगेटिव के लिए WACC नहीं लेना होता, तो 11.2%, ये क्या निकल गया आपका WACC। चारों भी केस में आपका क्या निकल गया, यहाँ पर भी टोटल मारेंगे 10%, यहाँ पर भी आगे टोटल, यहाँ टोटल मारेंगे तो आई थिंक सो 26% टोटल आती है, और यहाँ पर 11.56, तो क्या निकल गया जी आपका WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। क्या निकल गया आपका WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये 2 पॉइंट बोला था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, राइट, और हमने दोनों चीजें क्या कर दिया है, कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेशन ऑफ पहले मार्केट वैल्यू बोला था तो पहले मार्केट वैल्यू निकाल दिए, और फिर WACC निकालने बोला तो हम लोगों ने WACC भी निकाल दिया चारों भी फर्मों के लिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्त। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर डी आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है सवाल कि PQR एंड कंपनी हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। लो जी लो, आपको क्या दे दिया, कैपिटल स्ट्रक्चर दे दिया। आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपए के, 9% वाले प्रेफरेंस शेयर है आप लोगों के पास 2 लाख रुपए के, और 10% वाले डिबेंचर है आप लोगों के पास 3 लाख रुपए के। टोटल अगर मार दूं तो टोटल मिला के 10 लाख का एग्जिस्टिंग कैपिटल मुझे नजर आ रहा है, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे लिखा है द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी आर कोटेड एट ₹102, और इक्विटी शेयर का प्राइस कितना कोट किया गया, 102 रुपए, मतलब ये मार्केट प्राइस है जो कहीं ना कहीं के निकालते समय काम आएगा। एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर डिविडेंड 9 रुपीज, और डिविडेंड पर शेयर दिया है, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट ईयर। और बोलता है द कंपनी हैज अ ग्रोथ रेट 5%, और कंपनी का ग्रोथ रेट कितना है 5%। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो, के 9 रुपए का डिविडेंड डिवाइडेड बाय 102 इंटू 100 और प्लस ग्रोथ रेट 5% का, तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ जाना चाहिए, 9 डिवाइडेड बाय 102 इंटू 100 प्लस 5, तो ये आता है 13.82%, 13.82% हो गई। यहां तक की बात है। अब आगे बोलता है अज्यूम करो कि टैक्स रेट एप्लीकेबल है 30%, ठीक है, यानी कि जहां जहां डिबेंचर की कॉस्ट होंगी तो बिफोर टैक्स वाला निकालना पड़ेगा। बोलता है कैलकुलेट WACC, निकाल देंगे, कोई बड़ी बात है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल गया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आफ्टर टैक्स आ जाएगा, तो निकाल देंगे। लेकिन आगे एक और पॉइंट लिखा है, अज्यूमिंग दैट द डिबेंचर कैन रेज एडिशनल टर्म लोन, मतलब बोलता है जो कंपनी ने और एडिशनल टर्म लोन लिया 12% के हिसाब से 5 लाख का, ठीक है, टू फाइनेंस इट्स एक्सपांशन, कैलकुलेट रिवाइज्ड WACC। पहला निकालने का एग्जिस्टिंग WACC, ठीक है, एग्जिस्टिंग जो ऊपर में आपको कैपिटल दिया है क्वेश्चन में उसके लिए, फिर रिवाइज करना, पुराना कैपिटल स्ट्रक्चर तो रहेगा ही रहेगा, 5 लाख और ऐड हो जाएगा, उस 10 लाख में 5 और ऐड हो जाएगा, टोटल 15 लाख, और उसके हिसाब से निकालना है। और जब आप लोग रिवाइज्ड वाला जब निकालोगे तब आप लोगों ने द कंपनी एक्सपेक्टेशंस इज द शेयर प्राइस वुड कम डाउन टू 102 रुपए से लेकर 96 रुपए, ठीक है, और डिविडेंड के बारे में कुछ बोला नहीं तो हम पुराना ही डिविडेंड मानेंगे, तो फिर आपका नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल जाएगा जब रिवाइज्ड WACC निकालोगे, 9 रुपए डिवाइडेड बाई 96 रुपीज, ठीक है, इंटू 100 और प्लस ग्रोथ रेट। बाकी जो इन्फॉर्मेशन कुछ चेंज नहीं हुई है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि बाकी इन्फॉर्मेशन क्या होंगी, कॉमन होंगी, तो ये आ जाना चाहिए आपका 14.375%, ये नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब सब चीज़ है आपके पास, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या है, रिपीटेटिव मैनर में,
तो आई थिंक सो ये आप लोगों ने सेल्फ ट्राई कर लेना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा पूरा का पूरा रिपीटेटिव है, जैसा कि हम लोगों ने पहला क्वेश्चन में किया हुआ था, एग्जिस्टिंग फिर बाद में न्यू, दो तरीके से WACC से निकालना है। सो बढ़ते हैं हम लोग आगे और अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जो कि आप मैंने आप लोगों के लिए सेल्फ प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को दे रखा है, करेक्ट। चलिए फिर उसके बाद आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर ई, जो क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग, आपको इंफॉर्मेशन दी गई है स्पेसिफिक कॉस्ट, इच टाइप के, हर एक टाइप के कॉस्ट से रिलेटेड। आप लोगों के पास दो वैल्यू है, एक तो बुक वैल्यू है, दूसरी तो मार्केट वैल्यू है, तीसरी तो स्पेसिफिक कॉस्ट है। और निकालने क्या बोला है भाई आपको, निकालने क्या बोला है, तो निकालने बोला है आपको डिटरमाइन द WACC, बुक वैल्यू वेट से भी निकालो और मार्केट वैल्यू वेट से भी निकालो। देखो सारी चीज सेम है, ठीक है, जैसा अभी तक आप WACC किए, तो इसको मैं कोई अलग से आपको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, यहीं की यहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि ईजी है तो अलग से करवाने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मार्केट वैल्यू में कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, तो बस उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, उन बच्चों के लिए जो मार्केट वैल्यू को नहीं समझ पाते या नहीं कर पाते, मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए मार्केट वैल्यू वाली चीज़ पर फोकस करूंगा। सो सबसे पहले देखो आप लोगों को कैपिटल, पहला कॉलम जो हम बनाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर आप लोगों को दूसरा कॉलम बनाते हैं अमाउंट का, वो भी दिया हुआ है। अब इस अमाउंट से सीधा सीधा क्या निकाल लो आप, वेट निकाल लो, ठीक है। टोटल कितना है 13 लाख, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 13 लाख, तो वेट कितना आ जाएगा 0.076, ये वेट निकल रहा है आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 13 लाख, तो कितना आ जाएगा 0.462। फिर उसके बाद आ जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 13 लाख, तो आ जाएगा 0.154। और फिर उसके बाद 4 लाख डिवाइडेड बाय 13, तो ये आ जाना चाहिए 0.308। और टोटल मारेंगे तो इसकी टोटल आ जानी चाहिए 1। ये क्या पता चल गया आपको, वेट मतलब कि W पता चल गया। और देखो आपको K पता है, W के बाद आपको क्या पता है, कॉस्ट पता है। प्रेफरेंस के लिए 8%, इक्विटी के लिए 13%, रिटेन्ड अर्निंग की कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई कॉस्ट नहीं दी है तो हमने एज इट इज जो इक्विटी की कॉस्ट होती है वही कॉस्ट लेना चाहिए रिटेन्ड अर्निंग में भी। और डेप्ट के लिए दिया हुआ है 5%। और मेरे ख्याल से कहीं पर भी टैक्स रेट वगैरह क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर होता तो ये हमें बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स निकालना पड़ता, बट नहीं है तो डिबेंचर डायरेक्टली आ गया। अब क्या करोगे आप लोग, अगर आप लोगों को WACC निकालना है किससे, बुक वैल्यू से, तो ये वेट और ये मल्टीप्लाई करते चलो, तो ये आ जाएगा आप लोगों का। और फिर इसकी टोटल मारना तो आपको WACC एट बुक वैल्यू पता चल जाएगा, करेक्ट। ये कहानी तो खत्म। लेकिन मार्केट वैल्यू की कहानी थोड़ी सी अलग है बेटा। क्या थोड़ी सी अलग है, आपको टोटल तो दे दिया, प्रेफरेंस शेयर भी दे दिया, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर भी दे दिया, इक्विटी भी दे दिया, लेकिन ये क्या, रिटेन्ड अर्निंग में डैश है, डेप्ट दे दिया और टोटल दे दिया। तो सुनो, मार्केट में जो रिटेन्ड अर्निंग की वैल्यू होती है ना, वो किस में जुड़ी हुई होती है, इक्विटी में। क्योंकि मार्केट में अलग से आप रिटेन्ड अर्निंग की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, तो आपके बुक में दिखेंगी, मार्केट में नहीं दिखेंगी। तो अगर मुझे सेग्रीगेट करना है, इस 12 में से बुक वैल्यू को अलग करना है, तो कैसे करेंगे। सो इट्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस रेशियो। मतलब आप देखो कि बुक वैल्यू में रेशियो कितना था, इट बेस्ड ऑन बुक वैल्यू रेशियो। तो बुक वैल्यू में कितना रेशियो था, इक्विटी का और रिटेन्ड अर्निंग का। तो आपको इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग का क्या देखना है, एक रेशियो चेक करना है। 6:2 सॉल्व करेंगे तो 3:1, राइट। तो ये 12 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 12 लाख डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, तो 12 लाख डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 9 लाख। तो यहाँ पर आपने कितना लेना है, 9 लाख, और इसको कितना लेना है, 3 लाख ये। और अब वेट आप दो, अब वेट निकालो, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 16,90,000, तो ये आ जाएगा 0.065 एंड सो ऑन। सबका भी ऐसे ही करो। अब ये वेट आ जाएगा और ये कॉस्ट आ जाएगा, तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करके WACC एट मार्केट वैल्यू भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों ने WACC एट बुक वैल्यू भी निकालना है और WACC एट मार्केट वैल्यू भी निकालना है। होप आपको ये बात भी समझ में आ चुकी है।
सो यहाँ पर आप लोगों को दोनों भी जो अलग अलग कंडीशन में बुक वैल्यू क्या करना था, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो वेट निकालना था और WACC निकालना था वो आप लोगों ने निकाल लोगे इस तरीके से। दोनों के लिए कोशिश करना फॉर्मेट अलग अलग बनाने का, ठीक है। अगर समय आपके पास, क्योंकि लगभग क्या एग्जाम में समय मैनेज हो जाता है वैसे, ठीक है। चलिए, सो ये हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों का किस चीज से रिलेटेड है। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का अगेन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जहां पर आप लोगों को क्या कैलकुलेट करने बोला है। द कंपनी हैविंग अ प्रेजेंट अर्निंग द कॉर्पोरेट टैक्स, सेलेक्ट द सुटेबल प्लान आउट ऑफ द अबव 4 प्लान टू रेज द रिक्वायर्ड फंड। तो देखो जहां पर अर्निंग पर शेयर ज्यादा आएगा, ठीक है, हम लोगों ने क्या करना, बताना है कि हमारे लिए कौन सा, सॉरी ये अर्निंग पर शेयर नहीं, जहां पर हमारी कॉस्ट कम आएंगी, जहां पर हमारी कॉस्ट कम आएंगी हम लोगों ने उस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। तो हमारे को क्या बोला है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, अगेन ये सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है। सो आप लोगों को बोलता है भास्कर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, जिसकी की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। मतलब ये एग्जिस्टिंग हो गया। ये कौन सा प्रपोजल हो गया आपका, एग्जिस्टिंग, राइट। ये कौन सा प्रपोजल है आप लोगों का, एग्जिस्टिंग प्रपोजल है, राइट। ये कौन सा प्रपोजल है, एग्जिस्टिंग। और बोलता है टू मीट द एक्सपांशन प्रोग्राम द कंपनी विशेष टू रेज 3 लाख रुपए। अब ये एडिशनल 3 लाख कंपनी कैसे लाने वाली है, तो कंपनी हैव 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ABCD। ऐसे कंपनी के पास A प्लान है, B प्लान है, C प्लान है और D प्लान है। कंपनी ए प्लान में क्या करते हैं, फुल मनी फ्रॉम द इशूइंग ऑफ इक्विटी शेयर। तो पहला आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए, जहां पर आप लोग फंड कहां से लाओगे, पूरा का पूरा इक्विटी शेयर से। फिर ऑप्शन बी, जहां पर 1 लाख रुपए इक्विटी से लाओगे और 2 लाख रुपए कहां से लाओगे, बोरोविंग से, वो भी क्या परसेंट से, 10, ठीक है। फिर तीसरा प्लान क्या है आपके पास, प्लान सी, जहां पे पूरा मनी आप कैसे लाने वाले हो, बोरो करके। और तीसरा प्लान, चौथा प्लान क्या है, 10 लाख इक्विटी से 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर। और 4 ऐसे आप लोगों के पास क्या आ गए, 4 आपके पास ऐसे प्लान है, राइट। और आप लोगों को क्या भी दिया है, उसकी अर्निंग दी गई है। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर तो पता है, कॉस्ट ऑफ उसके अलावा आप लोगों को कॉस्ट ऑफ बोरोविंग भी पता है, बस कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं पता है। तो कोई दिक्कत नहीं, अर्निंग दिया है तो हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। केई कैसे निकलता है आपका, डिविडेंड, या फिर अगर डिविडेंड नहीं दिया है तो अर्निंग पर शेयर निकाल देंगे, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस क्या चल रही है, इनटू 100, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकल जाएगा, ये प्रेजेंट अर्निंग है 1.5 लाख रुपए की, और 1.5 लाख को जैसे मान लो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स अगर निकालने हैं, तो यहां से अगर मैं निकालूं नंबर ऑफ शेयर्स तो 5000 आने चाहिए। लेकिन अगर मैं ये जो 3000 जो मतलब यहां पर 1 लाख इक्विटी शेयर ले रहा हूं, तो 100 रुपए का एक होगा, मतलब 1000 शेयर, तो 5000 प्लस 1000। अगर मुझे मान लो ये वाले ऑप्शन से, बी वाले ऑप्शन के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, तो 1.5 लाख क्या आ गया मेरा अर्निंग, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने, 5000 तो पुराने है ही, लेकिन ये 1000 और लाएगा, मतलब कुल मिलाकर 6000। तो आप लोग 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 6000 करोगे तो आपको अर्निंग पर शेयर पता चल जाएगा, कितना, 25 रुपए। तो 25 रुपए अर्निंग पर शेयर है, और मार्केट प्राइस अलग कहीं दी नहीं है, तो जो फेस वैल्यू है उसी को हम लोगों ने प्राइस कंसीडर करना है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, तो 25% के ही आ गया। कौन से केस में, ये वाले केस में। अच्छा, फर्स्ट वाले केस के लिए अगर के ही निकालना हो तो 1.5 लाख तो EBIT है ही, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, पुराने 5000 और नए 3, मतलब कि कुल मिलाकर 8000। तो आपका अर्निंग पर शेयर कितना आ जाएगा, 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 8000, तो ये आ जाता है 18.75, और डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 कर दूं तो ये आ जाएगा 18.75%। इसी तरीके से ऑप्शन सी के लिए अगर मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालूं, तो अगेन यहां पर भी पूरा का पूरा कहां से लाने वाला है फंड, बोरोइंग से, यानी कि यहां पर कैसे आ जाना चाहिए, 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 5000 शेयर, तो अर्निंग पर शेयर कितना आ जाएगा, 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 5000, तो 30 रुपए अर्निंग पर शेयर आएगा, डिवाइडेड बाई 100 रुपए इंटू 100, तो 30% आंसर आएगा। और लास्ट वाले केस में अगर आपको निकालना है अगेन, तो 1 लाख रुपए की इक्विटी शेयर है, तो यहां पर कैसे आप लोगों का आ जाएगा। अच्छा, एक मिनट, हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, अर्निंग पर शेयर। तो ये तो इसमें से पहले अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए इंटरेस्ट वगैरह माइनस करना चाहिए ना, ठीक है। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए यहां से इंटरेस्ट वगैरह माइनस होना चाहिए। मैं तो ये EBIT है ना, ये क्या है,
कंपनीज अर्निंग, ओ ठीक है, मुझे लगा ये EBIT अर्निंग बोल रहा है, अर्निंग, ठीक है। अब ये अर्निंग आफ्टर टैक्स है, बिफोर टैक्स है, कुछ नहीं बता रहा है, बस इतना बोल रहा है द कंपनी इज हैविंग द प्रेजेंट अर्निंग इतनी है, ठीक है। और कॉर्पोरेट टैक्स रेट वगैरह दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है, कॉर्पोरेट टैक्स, तो ये अर्निंग है, ठीक है। तो आप इस अर्निंग को क्या कंसिडर्ड कर रहे हो, ये अर्निंग है आप लोगों का अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ऐसा लिखना बकायदा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है करके, ये बकायदा लिखना कि ये जो 1.5 लाख है वो क्या है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है। तो फिर आप ये जो कर रहे हो ऐसा कर सकते हो। तो फिर अगला लास्ट हमारे पास 1.5 लाख की अर्निंग थी, और यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की बात करूँ तो कितना आ जाना चाहिए आपके पास, 6000। तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय अगर 6 करेंगे तो अगेन 25, और आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब पहले केस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी शायद 30% आ रहा था, दूसरे केस में 25% आ रहा था, तीसरे केस में शायद आप लोगों के पास यहाँ पर सॉरी पहले केस में 30 नहीं था, 18.75% था, दूसरे में 25% था, तीसरे में 30% है, और चौथे में 25% है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या पता चल जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर दिया है, बस कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में या बोरोइंग में से 50% माइनस करके लेने का, जैसे 10% है तो 50% माइनस करके 5% कंसिडर करेंगे, और क्या निकाल देंगे हम लोग, क्या निकाल देंगे, WACC हम लोग निकाल देंगे, और जो भी प्लान का WACC सबसे कम आएगा वो प्लान हमने चॉइस करना चाहिए। 4 प्लान है, चारों के लिए WACC निकाल दो, जिसका WACC कम आएगा वो प्लान हमने अडॉप्ट करना चाहिए, वो प्लान हम लोगों ने सजेस्ट करना चाहिए, करेक्ट। तो ये है आप लोगों का WACC, चारों अलग अलग और कौन से ऑप्शन से आपने फंड रेज करना चाहिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन। होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्या है, क्लियर है। सो जल्दी से बता दीजिए। सो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, सेम क्वेश्चन अगर आप लोगों को EBIT EPS एनालिसिस के अगर अंदर पूछता है तो आप लोगों ने सेम काम करना, बट अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने की जगह क्या करना, अर्निंग पर शेयर, और वैसे कंडीशन में इस 1.5 लाख को क्या मानने का, EBIT, और फिर अर्निंग पर शेयर निकालना, जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर भी क्या कर चुके हैं, गो थ्रू कर चुके हैं, राइट। चलिए ये फिर एक अगला सवाल है आप लोगों के पास, एंड आई थिंक सो ये सेम क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी एक बार सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया, आज इसी क्लास के अंदर क्या किया है, ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑलरेडी सॉल्व है। सो ये क्वेश्चन मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एज इट इज अमाउंट टू अमाउंट क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी क्या कर रखा है, गो थ्रू कर रखा है, करेक्ट। तो ये आखिरी क्वेश्चन था आप लोगों का इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से रिलेटेड। अब अगला जो क्वेश्चन हम लोगों ने मॉड्यूल स्टार्ट करना बेटा, वो करना है मॉड्यूल नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग EPS EBIT से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। सो मॉड्यूल नंबर 2 अब हम लोगों को मतलब सॉल्व करने के लिए या फिनिश करने के लिए हमको ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। तो इस क्लास को हम यहीं पर क्या करते हैं, एंड करते हैं, एंड मिलेंगे नेक्स्ट हमारी रिविजनरी क्लास, जिसके अंदर हम लोग मॉड्यूल नंबर 2 के पूरे क्वेश्चंस क्या करने वाले हैं, गो थ्रू करने वाले हैं, राइट। सो इस क्लास को यहीं पर करते हैं एंड। बेटा तब तक आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को क्या करना, काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना, राइट। सो ये सारे क्वेश्चन जितने भी है, ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना। कुछ की मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन करके दिए हैं, कुछ को ओरली समझा है। इतने क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपरली आप लोगों ने क्या करना है, प्रिपेयर करना है, राइट। चलो तो अभी हम लोग यहाँ पर क्लास को क्या करते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 2 के सारे क्वेश्चन से रिलेटेड विथ सॉल्यूशन। तो अभी के इस क्लास के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।